अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज बुध है 22 फरवरी और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो रिलेटेड है स्पेशल लोगों से, और ये लोग वाकई स्पेशल हैं। और ये लोग वाकई स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि ये लोग जो है वो डेफ है, डम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए मशले रहा है जो कि कोई भी डिसेबिलिटी अपने अंदर देख के कहते हैं ओहो अब हम ये काम नहीं कर सकते। मगर ये टीचर्स भी हैं, ये डॉक्टर्स भी हैं, इसके अलावा ये एथलीट भी हैं, इसके अलावा ये लोगों को पढ़ाते भी हैं, इनमें कुरान हाफिज भी हैं, और यही नहीं नई टेक्नोलॉजी से भी बड़े आरास्ता हैं ये लोग। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को अगर कहीं कोई इग्नोर करता भी है तो ये लोग आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव करते हैं। और प्रूफ किस तरीके से करते हैं कि ये लोग काफी एजुकेटेड होते हैं। इन लोगों की कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर किसी से कोई चीज लेता है तो फिर उसको उससे ज्यादा अच्छी कोई चीज देता है। तो इनके बारे में ये मशहूर होता है कि इनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होती है। तो जिसकी वजह से इनकी ये जो डिसेबिलिटी होती है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी इन तमाम लोगों के हवाले से कि जितनी मुश्किल टेक्नोलॉजी से ये पढ़ते हैं, जितनी मुश्किल चीजों को ये सीखते हैं, वो मेरे ख्याल में आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो गुड मॉर्निंग। आज हम इन तमाम हीरोज की बात करेंगे जो कि बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी अपने आप को मनवाए हुए हैं। बिल्कुल, इन बोलते हाथों की कहानी उस हर शख्स से अनजानी है जो इसे समझ नहीं सकता। इशारों की ये जबान समझना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही इशारे समात गोया इससे महरूम इन अफराद की जबान बनते हैं और इसी के जरिए वो मुआशरे में अपने मामूलाती जिंदगी आते हैं। चाहे वो तालीम और तदरीस का शोबा हो या फिर कोई और फील्ड हो, ये अफराद इन शोबों में अपनी सलाहियत को बनवाने के लिए मसरूफ अमल हमेशा रहते हैं ताकि वो भी इस मुआशरे में आम अफराद की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकें। और ऐसे ही लोगों के बुलंद हिम्मत और हौसले को गुड मॉर्निंग आज के इस प्लेटफॉर्म से हम सलाम पेश करेंगे, जिन्होंने अपनी महरूमी को अपनी शख्सियत पर कभी हावी नहीं होने दिया। ये बात वैसे भी दुरुस्त है कि प्यार की कोई जबान नहीं होती और हमारी थोड़ी सी तवज्जो और ख्याल ऐसे लोगों को अंधेरे से उजाले में ला सकती है और उनकी खामोश जिंदगी को आवाज दे सकती है। और जानेंगे बोलते हाथों की कहानी उन्हीं की जबानी। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे एक ऐसे कपल से जिनकी खामोश जिंदगी में मोहब्बत ने रंग भर दिया। बहरा होना परेशान कुन और मुश्किल है। डेफ रीड से पहले मैं घर पे ही रहती थी। कोई भी एक डेफ इंसान को काम नहीं देना चाहता था। वो समझते थे कि मैं बेवकूफ हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं सुन नहीं सकता। और मिलेंगे किसी महरूमी की परवाह ना करते हुए कामयाबी से जिंदगी गुजारने वाले इफ्तिखार अहमद और इनकी अहलिया से। साइन इन्होंने सिखाए मुझे रोजाना डेली, क्योंकि इंटरप्रेटर बीच में कोई ना कोई होता था या इनकी अम्मी होती थी। और ये है कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी डिसेबल के साथ रह रही हूँ या मैं मेरी कोई प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कि मैं आम नॉर्मल लोगों की तरह ना मेरी लाइफ है। और मिलेंगे कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाली निघत और तारिक से। बोल नहीं सकते तो क्या हो, अफसोस होने के बाद उसको अपने स्ट्रेंथ बनाएं, मेहनत करें, दिल अच्छा, दिमाग अच्छा, इंसान खुश रहे, स्माइल करते रहें। और सब हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हम बोल नहीं सकते तो क्या हुआ। जो भी प्रॉब्लम है लोगों में वो लोग उसे अपनी ताकत बनाए। सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा गरीबी ये सब कुछ मायने नहीं रखना, बस इंसान को खुश रहना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। और ये स्टोरीज, तमाम स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन आज पहले नजर डाल लेते हैं कि अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और आज की मेन और अहम लीड चारसदा में कल होने वाले हमले के हवाले से है, जिसमें पुलिस ने 2 बमबार मार डाले जबकि धमाके में 7 शहरी शहीद हुए हैं। इसके बावजूद भी हमने पुलिस को देखा कि कितनी बहादुरी के साथ पुलिस के जवानों ने जो 2 दहशतगर्द थे उनको मार डाला और सीसा पिलाई हुई दीवार जो है उनके सामने साबित हुई और 2 हमला आवर जो है वो मौके पर ही उन्होंने हलाक कर दिए। तो ये जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा की मेन और अहम लीड लगाई गई है, जिसमें मजीद लिखा
لکھا گیا ہے کہ 3 دہشت گردوں نے تنگی کچہری میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. پولیس کے جوان سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے اور 2 کو موقع پر ہی ڈھیر کر دیا, جبکہ تیسرے نے خود کو اڑا لیا. جس نے اڑایا اس کی وجہ سے 7 شہری تو شہید ہوئے ہی ہیں, لیکن اندر کیونکہ بہت سے ججز تھے, بہت سے وکیل تھے, تو ان پولیس کی بہادری پر ہم انہیں سلام پیش کرنا چاہیں گے, جنہوں نے اتنی بڑی جو ایک کارروائی کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے دہشت گرد, ان کو ناکام بنایا اور خود ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر ثابت ہوئے. ہاں بالکل, اور پولیس کے اس کارنامے پر پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی بہت زیادہ ان کی تعریف کی ہے, اور عمران خان کی جانب سے بھی بہت زیادہ شاباشی سامنے آئی ہے. تو ہم یہ مان سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پولیس کو عزت دیں اور ان کے ریفارمز کریں تو میرے خیال میں اس طرح کی کامیابیاں سامنے آتی ہیں جو خیبر پختونخوا کی پولیس نے کل کر دکھایا ہے. کیونکہ جب ان کا انٹرویو لے رہے تھے وہ پولیس والوں سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا, ہمیں یہ تھا کہ ہمیں ان کو کچہری کے اندر جانے سے روکنا ہے, اور وہ کام انہوں نے کیا. بھاری مواد تھا دہشت گردوں کے پاس جو کہ انہوں نے ناکام بنا دی ان کی دہشت گردی کے عزائم. تو ہیڈس آف خیبر پختونخوا کی پولیس, آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہی سیم لیڈ بھی جنگ کا حصہ ہے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی. ایک اور لیڈ میں ڈسکس کر لیتی ہوں, اور یہ ہے اشتعال انگیزی کا بھارت کو بھرپور جواب ملے گا, کلبھوشن کیس منطقی انجام تک پہنچائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. کل لائن آف کنٹرول پر مناور میں انہوں نے مناور سیکٹر پر وہاں پر دورہ کیا, جس میں انہوں نے ایک واضح بیان, ایک کلیئر لائن بھارت کو دے دی ہے کہ کلبھوشن کا معاملہ بھی ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے, اور پاک فوج دنیا بھر میں اپنی ایمانداری, بہادری اور جو بھی اس کے کارنامے ہیں اس کی وجہ سے وہ مشہور ہے. تو ملک کی سالمیت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لائن آف کنٹرول پر جو جارحیت ہو رہی ہے, بھارت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کشمیر کے معاملے سے ہٹائی جائے. تو ایک واضح, براڈ اور کلیئر میسج کل آرمی چیف کی جانب سے سامنے آیا. اور ہماری فوج ہے بھی اس طرح کی کہ ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. اور یہی خبر جو ہے وہ آج ایکسپریس روزنامہ نے بھی اپنی مین لیڈ دکھائی ہے, جس میں آرمی چیف کا بیان سامنے آ رہا ہے. اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے پاناما کیس کے حوالے سے, جس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب حدیبیہ کیس میں اپیل نہ کرنے کے موقف پر قائم, نتائج کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ کا ایسا کہنا ہے, جبکہ آپ کو بتائیں کہ اپیل کرنے سے بدنامی ہوتی ہے. چیئرمین نیب کا ایسا کہنا ہے اب بڑی نیک نامی کما رہے ہیں, فیصلے میں لکھ دیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو چیئرمین نیب عہدے پر نہیں رہیں گے. اور اس وقت بڑی ہی عجیب سی کشمکش ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ برہم ہوئی ہے نیب پر, ایف بی آر پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس جو بہت پہلے سالو ہو سکتا تھا, آخر اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے تب بھی کافی حد تک تاخیر کا شکار ہے. تو یہ جو ہے وہ آج ایکسپریس روزنامہ نے یہاں پر ایک اور خبر. جی ہاں بالکل, چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی عدالت کافی برہم ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی 7 سال کا کام آپ اتنا 30 سالوں میں کریں گے. اور چیئرمین نیب کی جہاں تک بات کی جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حدیبیہ کیس میں اپیل نہیں کروں گا, اور یہی لیڈ یہاں پر جنگ میں بھی لگی ہوئی ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, پیناما کیس کی بات کر لیتے ہیں. اور پیناما کیس جو ہے وہ تھرسڈے کو, یعنی کہ کل کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا کوئی اس کی سماعت کمپائل ہو جائیں گی اور 1 ہفتے 10 دن میں جو ہے یہ فیصلہ آ جائے گا. تو لیٹس سی کہ اب پیناما کیس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ عدالت کی طرف سے بھی جو ریمارکس آ رہے ہیں یا جو عدالت کے باہر جو بھی کامنٹس آتے ہیں دونوں جانب سے, اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر حکومت کی جانب سے, حکومت کہتی ہے جی ہم نے تمام چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں, جبکہ عدالت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے سے پوچھو تو باپ سے پوچھو تو کہتے ہیں بیٹے سے پوچھو, بیٹے سے پوچھو تو کہتے ہیں دادا نے جائیداد دی. اور حکومت کی جانب سے جو حدیبیہ پیپرز مل والا کیس آپ نے کہا تو انہوں نے کہا جی یہ کیس تو بند ہو چکا. اور اب لیٹس سی کہ پاناما کیس میں کیا ہوتا ہے. مگر ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اس مسئلے کو, اور آج نیوز سے آسما شرازی تھیں جنہوں نے اس مسئلے کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور کافی اپریسیشن آئی. اور اب یہی کہا جا رہا ہے تمام جانب سے کہ جی تھرسڈے is an important day for Panama case here. اور اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے, جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے جو ہے ایکسیپٹ بھی کریں گے, قبول بھی کریں گے. اچھا, نیکسٹ خبر جو میرے پاس ہے اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ 5 اتھارٹیز کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے. ان اداروں کی اتھارٹیز خود مختار ہیں, وزارتوں کے ماتحت نہیں ہیں, آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے سکتے, ایسا کہنا ہے چیف جسٹس کا. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر وہی کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کچھ خبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی خبر مل جائے, کوئی اچھی خبر مل جائے. اچھا, اچھی خبر ایک اور پی ایس ایل کے حوالے سے میں شیئر کر دیتی ہوں کہ شہریار خان نے کہا ہے کہ پی ایس ایل جو ہے اس کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہو گئے ہیں, اور جو پی ایس ایل کے جنون میں جو متوالے ہیں وہ ٹکٹس جو ہیں 1-2 دن میں ان کو پتہ چل جائے گا, پروبیبلی وہ آن لائن ٹکٹس لے سکتے ہیں. اور
जल्दी कीजिएगा क्योंकि टिकट जो है 500 रुपए से लेकर 12,000 तक का सेल होने वाला है। Oh my God. तो हमारे टिकट्स तो अनवार हाशमी साहब ले लेंगे तो हमारे टिकट्स तो अनवार हाशमी साहब ले लेंगे, हमें फिक्र नहीं है, लेकिन जिन्होंने जल्दी करनी है वो फिर ऑनलाइन जो है वो टिकटिंग का निजाम चेक करते रहें। अच्छा, एक और यहाँ पर खबर है जो कि महंगाई के हवाले से यहाँ पर मेंशन है खबर, वो है महंगाई पर कंट्रोल, हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी और 57% स्कोर हासिल किया पिलडैट सर्वे। अब आई डोंट नो कि पिलडैट का ये जो सर्वे आया है वो किस तरीके का सर्वे है, बहरहाल महंगाई के हवाले से यहाँ पर यही है कि जी महंगाई में कंट्रोल किया है, हुकूमत की जानिब से कंट्रोल किया गया है। बाकी पनामा केस की खबरें हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खबरें हैं और ये तमाम खबरें यहाँ पर मेंशन हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक्सप्रेस में एक खबर है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि वो 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की जा रहे हैं और आज वो तुर्की के लिए रवाना हो जाएंगे। दूसरी जानिब बिजनेस रिकॉर्डर में हमारे पास जो खबर है वो है कि 7 killed as 3 सुसाइड बॉम्बर्स अटैक कोर्ट। वही खबर जो आज एक्सप्रेस की मेन लीड थी, वही खबर आज बिजनेस रिकॉर्डर की भी मेन लीड है, जिसमें हमने सलाम पेश किया है हमारे पुलिस के जवानों को और ये जो है वो खबर आज यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा जो है वो मेरा ख्याल है कि आज तकरीबन सारी खबरें हो चुकी हैं। ठीक है जी, एक ही अच्छी खबर हमने सुनाई थी PSL वाली और यहाँ पर डॉन न्यूज़ है मेरे पास और ये वही नैब के हवाले से यहाँ पर खबर मेंशन हुई हुई है कि FBI चीफ अर्न्स एपेक्स कोर्ट अर्न और ये अजबिक मिलिटेंट्स स्टॉर्म कोर्ट इन 4 सदा, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा ये रेगुलेटरी बॉडीज नोटिफिकेशन सस्पेंडेड। तो ये डॉन में भी मिली जुली तमाम मेन लीड्स थी जो कि हमने डिस्कस की और हम कोशिश करते हैं कि हम सुबह सुबह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें ढूंढ के दें, बट वी आर बाउंड टू रीड दैट न्यूज़। तो आपको ये भी शेयर करनी पड़ेंगी। खैर, मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, उम्मीद करते हैं वहां से कोई अच्छी खबरें आ जाएं। चल इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत में आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हैं, कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, अपडेट कीजिएगा, शहर इक़्तिदार में आज मौसम कैसा है और कौन कौन से अहम प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे बड़ी एक्टिविटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, पनामा केस की समाअत है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज अपने दलाइल जो है मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा जवाबुल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल तक जो है इस केस की, इस तारीखी मुकदमे की जो है वो समाअत मुकम्मल हो जाएगी और इसके साथ साथ फरीकैन के वकला जो हैं वो अदालत में पहुँच चुके हैं। 9:30 जो है समाअत का आगाज़ होगा और अटॉर्नी जनरल जो है अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और कल अदालत की तरफ से हदायत जारी की गई थी कि कल तक अपने दलाइल जो है वो हर सूरत मुकम्मल करें और उसके बाद फरीकैन के वकला जो है वो जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और उम्मीद है कि कल। ठीक है, राना तारिक अपडेट कर रहे थे हमें शहर इक़्तिदार से, पनामा केस की हियरिंग के बारे में बता रहे थे। और अब रुख कर लेते हैं हम लाहौर का। लाहौर पर मौजूद के नुमाइंदे तारिक खान, जिनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए क्या एक्टिविटीज हैं आज लाहौर में और मौसम कैसा है? गुड मॉर्निंग जी, मौसम कुछ गर्म होता चला जा रहा है, रोज़ाना जो है वो उसमें की गर्मी में कुछ शिद्दत आ रही है, लेकिन आज जो खबर जो अहम है वो PSL के हवाले से है, क्योंकि PSL जब स्टार्ट हुआ सहरा में तो उसी वक्त अनाउंस कर दिया गया था कि उसका फाइनल जो है वो पाकिस्तान में करवाया जाएगा। उसके बाद दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात ने इसको इनकाद को मादूम कर दिया था, लेकिन फिर जब करीब आया और जब फाइनल के दिन करीब आए तो PCB ने ख़ास तौर पे ऐलान किया कि वो जो फाइनल है वो पाकिस्तान में करवाएंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, और उसके लिए लाहौर को इंतखाब किया गया है। और यहाँ पे उन्होंने जो क्रिकेटर्स जो उस टीम में फॉरेनर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनसे भी बात की है कि वो अगर आएंगे पाकिस्तान खेलने तो उनको इजाफी पैसे भी दिए जाएंगे। इस हवाले से अगर इंतजाम देखें तो वो तो कंफर्म हो गए हैं। टिकट्स का जो है वो PCB ने कहा है कि कुछ देर में वो शेड्यूल का ऐलान कर देंगे, टिकट्स खरीदनी शुरू कर दी जाएंगी। 5 मार्च को ये बड़ा इवेंट जो है लाहौर में होने जा रहा है। इसके हवाले से जो पंजाब हुकूमत है वो इस सारे मामलात को देख रही है कि किस तरह इस जो इवेंट है इसको कामयाब बनाया जाए। तो कल जो है गुज़श्ता दिन भी जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी सरबराही में खुसूसी तौर पे इस हवाले से इजलास हुआ। तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, पुलिस है, होम सेक्रेटरीज़ हैं और दीगर डिपार्टमेंट से हैं, उनके साथ मुशावरत हुई कि किस तरह जो प्लेयर्स ख़ास तौर पे आएंगे उनको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कहाँ पे उनकी रहाइश होगी, किस तरह उनको वो स्टेडियम तक लेके जाया जाएगा और सिक्योरिटी को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाएगा। VIP सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने इसका ऐलान किया है कि VIP सिक्योरिटीज़ जो होंगी 3-4 हज़ार
लीड फोर्स होंगी जो उनको लेके जाएंगी, मूवमेंट होगी सारी, ये एक तरफ है। जिसके साथ आज जो है फाइनल जो है इजलास का जो है वो होगा और हेड जो है वो वज़ीर आला पंजाब ही करेंगे, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा कि हाँ ये करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब सबकी नजरें जो है पंजाब शहबाज शरीफ पर लगी हुई है कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस दें तो ये पाकिस्तान में PSL का फाइनल लाहौर के अंदर हो। खैर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं चारसदा का, जहां पर गुज़िश्ता रोज धमाके की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए राब्ता करते हैं फरहान अहमद से। फरहान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फरहान बताइएगा कि अब सिक्योरिटी टाइट की गई है इलाके में? फरहान आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हमारे नुमाइंदे फरहान अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उनसे सिक्योरिटी के बारे में जानना था कि अभी क्या सिक्योरिटी है वहाँ पर। खैर फरहान अहमद से हम मजीद बाद में डिस्कशन कर लेंगे, डिटेल ले लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बताएं कि पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज किया। सर्विसेज अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर एंटी करप्शन के छापे के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी समेत तमाम सर्विसेज बंद होने के बायस मरीज बेहाल है। फैसलाबाद, मुल्तान समेत सूबे भर की OPD सर्विस मुअत्तल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि एक मरीज दम भी तोड़ गया है। मुझे लगता है कि गुड मॉर्निंग आज की टीम को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और मसला पूछना चाहिए। मसला क्या है भाई, आप लोगों का इतना एहतजाज? इन्होंने तो हर मसले के लिए एक ही इलाज निकाल लिया कि सड़कों पर आ जाओ और एहतजाज करो। बिल्कुल। है आगे बढ़ते और विफाकी शरीयत अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी पर अहम तरीन फैसला जारी कर दिया है, जिसके तहत शौहर और बीवी का अपना टेस्ट ट्यूब बेबी ही जायज होगा। तहम इसके सिवा टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश का कोई भी तरीका गैर शरई करार दिया गया है। विफाकी शरीयत अदालत ने इस हवाले से हुकूमत को 15 अगस्त तक कानून साजी करने का हुक्म दिया है और ये केस काफी अरसे जो है वो फेडरल कोर्ट के डिसीजन में था। खैर अब फैसला आ गया। चले अच्छी बात है जनाब, बेऔलाद लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं कराची का, जिसके जिन्ना अस्पताल के करीब स्टाफ क्वार्टर में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तहम DHO ऑफिस की 8 अदद नाकारा गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। उधर शाम 5 बजे के करीब कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बर वक्त आग पर काबू पा लिया। और समझ में ये नहीं आता कि आए रोज आग लगने के वाकयात कराची में ही क्यों पेश आते हैं। मुझे समझ में ये आता है कि अस्पतालों और फैक्ट्रीज के बाहर जो है इमरजेंसी हाई अलर्ट होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। खैर एक दफा फिर से चलते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान अहमद की जानिब, जहां से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। फरहान अपडेट कीजिए, अभी सिक्योरिटी की क्या हालात है? देखें, जैसे कि मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, जैसे ही कल ये खुदकुश धमाका हुआ उसके बाद जो है सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट कर दी गई थी। टंगी का जो इलाका है वो मोमंद एजेंसी के बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़ है और यहाँ की सिक्योरिटी अमूमन काफ़ी सख्त रखी जाती है। लेकिन जब कल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस और FC की जो एहलकार हैं उनकी नफरी में उनकी नफरी की जो तादाद है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। जो DIG हैं एजाज अहमद, उन्होंने भी हमें बताया है कि न सिर्फ पुलिस की नफरी में इजाफा किया गया है बल्कि जो मुल्क का इलाका जात। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे चारसदा पर, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे बनाने का झटपट तरीका। बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और ब्रेक के लिंक में हम क्या कर रहे थे कि दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, और ये बात हम क्यों कर रहे थे हम आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन अभी अनम जो है वो आपको बताएंगी यस्टरडे टॉप स्टोरी। बिल्कुल, बहुत सी बातें होंगी आज शो में, लेकिन यहाँ पर शामिल करते हैं कल की बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान की तजवीज पर भारत ने एटमी हथियारों के मुमकिन हादसात में बचाव के मुआहदे को मजीद 5 साल की तौसीह देने पर आमादगी जाहिर कर दी। रवा साल खत्म होने वाला ये मुआहदा अब साल 2022 तक नाफिजुल अमल रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत ने एटमी हथियारों से मुतालिक किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में एक दूसरे को फौरी इतला देने के लिए 10 साल का मुआहिदा किया था। ये मुआहिदा रवां साल अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहा था। पाकिस्तान ने खित्ते में जौहरी एतमाद साजी के इकदामात बरकरार रखने के लिए इस मुआहिदे को मजीद 5 साल तक तौसीह देने की तजवीज भेजी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये मुआहिदा खित्ते में अमन और सलामती के माहौल को पायदार रखने के लिए तय किया गया था। भारत ने इस मुआहिदे को साल 2022 तक तौसीह देने पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार कर दिया।
दोनों ममालिक ने पाक भारत जौहरी हादसात से बचाव के मुआहदे में 5 साल की तौसीह पर इत्तफाक किया है। मुआहदे के तहत जौहरी हथियार के किसी भी हादसे पर दोनों मुल्क एक दूसरे को फौरी इत्तला देने के पाबंद हैं। इसके मकासद में एटमी ताबकारी का फैलाव और एटमी जंग छिड़ने के खदशात को रोकना है। कल की बड़ी खबर तो आपने जानी, और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मौसम कैसा है लाहौर का? मौसम अब कल जैसे बताया था कि बहार के बगैर ही गर्मी शुरू हो गई है। बहार बड़ा ही हाल हो गई है। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त अनवार हाशमी साहब हमें मौसम बताते हैं, इसलिए नुमाइंदों से पूछने के बावजूद भी मैं आपसे पूछती हूँ, बड़ी अच्छी जो है वो उसकी तशरीह करते हैं। खैर, एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं आजकल? देखें, पाकिस्तान जितने भी अखबारात हैं उसमें खास तौर पे रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा खबरें और चंद इंग्लिश अखबारात ने जो अपने इदारियों का मेन मौजू बनाया है वो आर्मी चीफ का वो बयान है जिसमें अफगानिस्तान को एक मैसेज दिया गया और इदारियों का मौजू है मुश्तरका दुश्मन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मैसेज दिया अफगानिस्तान को कि जो हमने अफगानिस्तान की सरहद पे अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है उससे तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने अब वाक़यात हुए हैं उसमें एक मुश्तरका दुश्मन है जो अफगानिस्तान के उस पार अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, अपने अड्डे और ठिकाने बना के जो पड़ोसी मुल्क में आके हमले करता है। तो अफगानिस्तान को संजीदा किरदार अदा करना पड़ेगा। जैसे कि अखबारात के इदारे लिखते हैं कि अफगानिस्तान तशवीश की बजाय होश के नाखुन ले, इसकी सरहदों के अंदर बैठे दहशतगर्द इसकी तबाही का सबब बन सकते हैं और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के इस्तेकाम से मशरूत है। यानी एक दुनिया पूरी इस चीज़ का अब नोटिस ले चुकी है और अफगानिस्तान को अभी भी अपनी तशवीश जो है वो लाहक है। तो इसलिए आर्मी चीफ ने वाजे भी किया है। इससे पहले स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के अंदर भी मैसेज दिया गया है कि अगर आप दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो अब हम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी सलामती अजीज है। तो मेन इदारिया जो है वही तसलसल है जो पिछले कई रोज से चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात जिस नगर पे पहुंच चुके हैं उस बारे में आर्मी चीफ का ये बयान जो है इसको बाकी अखबारात के इदारियों में बहुत खुशाइन करार दिया गया है कि अफगानिस्तान ताउन करे, तशवीश में मुब्तला ना हो। तो मेन इदारिया अखबारात का आज ये है। अच्छा नफीस नईम साहब, यहाँ पर अनवार हाशमी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये भी सूरत हाल है कि तुरखम बॉर्डर जब से बंद किया गया है तिजारत भी बहुत मुतासर हो रही है और डेली बेसिस पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से इस वक्त धमकियां भी मौसूल हो रही हैं। तो इस सब में आर्मी चीफ का बयान मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ये मैसेज क्लियर कर चुका है कि इस वक्त अफगानिस्तान को इस तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे साथ कोऑपरेट करके चलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, अच्छा अनवार हाशमी साहब, अगला इदारे की जानिब बढ़ेंगे हम। अगला इदारे किस बारे में? देखें, हमारा जो ये सेगमेंट है उसमें इदारती सफ़ात होते हैं, एडिटोरियल पेजेस होते हैं। तो उसमें एक तो इदारिया होता है मेन, उसके अलावा हम नज़र रखते हैं कि इदारिया तो हर वक्त संजीदा मौजू पे होता है। तो कुछ लाइट मौजूआत होते हैं जिसमें उस इदारती सफ़े पे कॉलम और आर्टिकल छपते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं आज एक कॉलम दी न्यूज़ में आदिल नजम का आर्टिकल है पाकिस्तान एट 70, यानी पाकिस्तान की अब 70वीं सालगिरह मनाई जानी है इस साल। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए ख़ास एहतमाम किया है कि 23 मार्च 2017 से 14 अगस्त 2017 तक जितने भी ये मंथ्स हैं इसके अंदर पूरे मुल्क में बहुत खसूसी प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब जिस तरह इक्तिसादी तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन है और दूसरी तरफ उसको चैलेंजेस का सामना है। तो ये जो राइटर है वो इसमें लिखता है कि हुकूमत का ये इकदाम तो बहुत खुश आइंद है कि चारों सूबों के अंदर एक यकजहती की फिजा पैदा करने के लिए एक नए अंदाज में ये 70वीं सालगिरह मनाई जाए, जिसमें पूरी कौम भी हिस्सा लेगी, तमाम फोर्सेस भी हिस्सा लेंगी और गवर्नमेंट और अपोजिशन भी हिस्सा लेगी। खास तौर पे जो ये कालम निगार है इसने चंद लाइनें जो है वो यूथ के लिए लिखी हैं कि फाइनली आवर यूथ नीड मीनिंगफुल एंगेजमेंट। डू द यंग पीपल ऑफ द पाकिस्तान बिलीव that they have a say in the decision that will impact their lives? If they do, they will become a force for positive change in Pakistan. तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस है उसमें अगर ये 70वीं सालगिरह इस अंदाज में मनाई जा रही है
تو یوتھ کو بھی اس میں اچھا بہت انوار اچھا ہاشمی صاحب، پازیٹیو بالکل رول بہت ادا کرنا زبردست پڑے بات ہے کہ 70ویں سالگرہ اتنے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے کراچی لٹریچر فیسٹیول بھی جو ہے وہ لندن میں ہمارے پاس آئی تھی امینہ سید صاحبہ، تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اسی حوالے سے کر رہی ہیں تاکہ بڑی سیلیبریشن کا ایک باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیں، جب بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس سے کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو پڑوسی ملک میں بڑی ہلچل ہوتی ہے، تو ہم تو مارچ سے لے کر اگست تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پڑوسی ملک کیا کرنے والا ہے؟ یقیناً پڑوسی ملک اس سے پہلے جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کئی سالوں سے کرتا جا رہا ہے، اور مضبوط قوموں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ دشمن اگر آپ کو زچ پہنچائے گا، پڑوس میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی تباہی کے منصوبے بنائے گا، تو قوم اتنی زیادہ اپنی مضبوطی کے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ خاص طور پہ 14 اگست کو ہر سال جو میسج دشمن کو جاتا ہے کہ یہ واقعی اتنی کمزور قوم نہیں ہے، جب یہ اپنی 14 اگست یا قومی دن آتے ہیں تو اس طرح متحد ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر کوئی اندرونی اختلافات موجود ہی نہیں ہیں۔ تو دشمن جو بھی سوچ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ہم جس طرح اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتے جا رہے ہیں، وہ 70ویں سالگرہ پہ دشمن بھی دیکھے گا کہ انشاءاللہ پاکستان تمام چیلنجوں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ انوار صاحب، آپ ہمارے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہے تھے نام کالمز پر، اور یہی وہ سیلیبریشن ہے جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور پاکستان کے نام سے ہم نے بھی سے گانے شروع کر دیے۔ میں بتا رہی تھی کہ اسکول میں ہم لوگ کون سے گانوں پہ جو ہے ملی نغموں پہ ٹیبلوز کرتے تھے، تو میں نے کہا دل سے ہم نے دیکھا پاکستان۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور عراقی فورسز کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے مغربی موصل میں داعش کے خلاف نئے آپریشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ موصل کے مغربی علاقے میں اب بھی 6.5 لاکھ معصوم شہری محصور ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے 2 روز قبل ملک کے تیسرے بڑے شہر موصل سے داعش کے خلاف آپریشن کے نئے دور کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد عراقی فورسز نے اپنی کمر کس لی ہے اور آپریشن کے لیے اپنے سفر کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ موصل میں داعش کے خلاف آپریشن کا آغاز گزشتہ سال کیا گیا تھا، جس میں لاکھوں محصور افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ تاہم اب بھی مغربی موصل میں 6.5 لاکھ افراد محصور ہیں۔ عراقی فوج کے کمانڈر عبدالوہاب السعیدی نے عوام کے نام پیغام دیا ہے کہ وہ عوام کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ مغربی موصل کی تنگ گلیوں کے باعث عراقی فورسز کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب کچھ نظر ڈال لیتے ہیں مزید کچھ عالمی خبروں پر، جس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو کر شاپنگ سینٹر پر گر گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چارٹر طیارے میں ایئرپورٹ سے پرواز کے تھوڑی دیر بعد ہی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ طیارہ گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی۔ حادثہ صبح 9 بجے پیش آیا، اس لیے شاپنگ مال بند تھا، اور اتنے سیف زون ایریا میں بھی اگر اس طرح کے حادثات ہو تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان سے بچنا ناممکن ہے۔ امریکی ریاست نویڈا میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ بارش کے بعد ریاست کے متعدد رہائشی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے، دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب بارشوں کے بعد لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہائی وے بھی بند ہو گئے ہیں۔ اور سردیاں آتی ہیں تو لگتا ہے امریکہ کے لیے مشکلات آتی ہیں، خاص طور سے کیلیفورنیا کے جنگلات ہوں یا پھر ریاست نویڈا ہو، طوفانی بارشوں کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہے۔ شمالی کوریا کی بات کر لیتے ہیں، جس کے صدر کم جونگ کے سوتیلے بھائی کم جونگ نوم کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ہیلتھ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کم جونگ نوم کو دل کے دورے پڑنے کے شواہد نہیں ملے۔ دوسری جانب ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے اس مردہ خانے کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جہاں کم جونگ کی لاش رکھی گئی ہے۔ ملیشین حکام کے مطابق پیر کے روز کم جونگ نوم کی 22 سالہ بیٹے کی آمد متوقع ہے، اور اب ریزن معلوم کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت کی ایکچولی وجہ کیا تھی۔ لیٹس سی کیا سامنے آتا ہے۔ تو جناب یہ تو تمام سٹوریز تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، اور اب کچھ بات کرتے ہیں بولتے ہاتھوں کی۔ ضروری نہیں کہ سب کچھ کہا جائے، سنا جائے، لفظوں کا سہارا لیا جائے۔ کچھ باتیں اگر اشاروں میں بیان کی جائیں تو بالکل اثر رکھتی ہیں۔ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے قاصر بلند حوصلہ یہ لوگ ہمیں اکثر اشاروں میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، ارم اور کاشف ایسے باہمت لوگ ہیں جن کے بولتے ہاتھ دل پر ہر کیفیت کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اس خوبصورت کپل کی خوبصورت باتوں کو ڈیف ریچ اسکول کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آئیے بلند حوصلے کے لیے ان بولتے ہاتھوں کی کہانی ہم بھی سنتے ہیں۔ میرا نام ارم ہے، میں 24 سال کی ہوں، میں ڈیف ہوں، میں یہاں ڈیف ریچ اسکول میں آرٹ پڑھاتی ہوں۔ یہ میرے شوہر کاشف ہیں۔ ڈیف ریچ سے پہلے زندگی بہت پریشان کن اور سخت تھی،
जितनी भी कोशिशें मैं करता, मुझे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ता था। लोग खाली इजहार के साथ मुझे घूरते थे। कोई भी एक डेफ इंसान को काम नहीं देना चाहता था। एक दफ़ा मैंने टीवी रिपेयर शॉप में काम किया था। वो समझते थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सुन नहीं सकता। बहरा होना परेशान कुन और मुश्किल है। डेफ रीड से पहले मैं घर पे ही रहती थी। मेरी माँ खाने और पानी के लिए कुछ खास अंदाज और निशानियाँ इस्तेमाल किया करती थीं। या अगर वो मुझे फ्लोर साफ करने का कहती तो उसके लिए उनके पास खास अंदाज होते थे। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान थी। ऐसे आदमी से शादी करना जो सुन सकता हो और मुमकिन तौर पर बुरा सलूक भी कर सकता हो। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और अकेली रहूंगी हमेशा के लिए। जब मैं पहली दफा काशिफ से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंगेज हो। मैंने कहा नहीं। आखिरकार उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं काफी परेशान हो गई। मैंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी वालदा को बताया और काशिफ की तस्वीर दिखाई। उन्होंने काशिफ को बहुत पसंद किया और मैं बहुत खुश थी। जब मैंने पहली दफा इरम को उनकी दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ देखा तो मैं उनके सहर में गिरफ्तार हो गया। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा और मैं काफी मुतासिर हुआ। इसके बाद जल्द ही मैंने उन्हें प्रपोज कर दिया। जब अगले दिन मुझे पता चला तो मैं काफी खुश हो गया। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरजोश हो गया था। हमारी फैमिलीज मिली और फिर मंगनी हो गई और जल्द ही शादी हो गई। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। इन बच्चों को पहले जिस स्कूल में पढ़ाया जाता था वहाँ उन्हें कभी साइन लैंग्वेज नहीं सिखाई गई और तभी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे। ये पहला स्कूल है जहाँ डेफ स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज की तालीम दी जाती है। यही वजह है कि वो यहाँ एक ख़ास खुशी महसूस करते हैं। डेफ रीच में पढ़ाने की वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। मैं इन तमाम सहूलियात पर जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा चुका हूँ, अपने आप को डेफ रीच का मकरूज़ समझता हूँ। हमें यहाँ जॉब के साथ सैलरी और रहने की जगह भी दी गई है और हमारी ज़िंदगी अब बहुत बेहतर हो गई है। कैंपस में हमारा स्टाफ हाउस बहुत खूबसूरत है। हमारे पास कमरे बड़े हैं और बिजली की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ हर तरफ काफी हरियाली है और ये जगह बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत कपल है और कितनी खूबसूरत बात की। और यही वो बात है जो मैं कर रही थी कि इतनी मुश्किल इनकी एजुकेशन होती है। और इन्होंने जिक्र किया कि साइन लैंग्वेज, इन लोगों के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो साइन लैंग्वेज होती है। और वो हमारे और आपके बस का काम नहीं है। इवन हम सुन भी सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज जो है बहुत मुश्किल होती है। तो ये लोग बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं और कितना ये स्वीट कपल है। और ये जो अभी आपने देखा ये पैकेज या वीडियो, ये हमें डेफ रिच स्कूल की तरफ से भेजी गई है। और आई होप कि ये लोग और अच्छा काम करें और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनकी बातें सुन के वाकई में एक सहर से तारी हो गया था। मैं ये देख रही थी कि सिर्फ एक ही जबान है जिसको प्यार कहा जाता है। प्यार को लोग कहते हैं अंधा है, बहरा है, लेकिन इस सब की एक ही जबान है जिसको हम प्यार कहते हैं। शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मजीद भी बातें करेंगे और बहुत से लोगों से भी मिलेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको बोलते हाथों के खामोश किरदार इफ्तिखार अहमद से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और शो आगे बढ़ाने से पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि पाक फौज ने खैबर एजेंसी के इलाके और अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हिका इलाकों में फिजाई कार्रवाई करके दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। पाक फौज की खैबर एजेंसी में फिजाई कार्रवाई, ऐसा कहना है ISPR का। कार्रवाई अफगानिस्तान के मुल्हिका इलाकों में की गई। कार्रवाई राजगय की गई, जबकि राजगाल का जो इलाका है वहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ISPR के हवाले से खबर मौसूल हो रही है। आपको बताएं कि पाक फौज की खैबर एजेंसी में फिजाई कार्रवाई हुई है।
है। कार्रवाई अफगानिस्तान के मुल्क का सरहदी इलाकों में की गई, कार्रवाई रात गए तक की गई और आजकल के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। एक अहम खबर थी जिससे आपको आगाह करना भी जरूरी था। और अब रुक करते हैं हम, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है लैला डोसा जो डेफ स्कूल की चेयरपर्सन है और उनके साथ मौजूद है हमारे साथ एक और भी गेस्ट जो कि इस वक्त इशारे कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कैसे हैं आप इनवाइटिंग लोग? अस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। Thank you. बहुत अच्छा, बहुत ही एक अहम कॉज है जिसके लिए आप काम कर रही हैं। जी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि आपको डेफ लोगों के लिए काम करना है? अच्छा, डेफ लोगों को काम कर इसलिए आया कि बिकॉज डेफ जो है कहीं से भी माजूर नहीं लगते। अगर आप डेफ को देखेंगे तो आपको माजूर नहीं नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी माजूरी जो है वो बिल्कुल विजुअली आपको पता चल जाता है कि बंदा माजूर है या मद्दी माजूर है। डेफ लोगों में वो खुसूसियत है कि इनकी वो माजूरी छुपी होती है। जब तक आप इनका हियरिंग एड ना देखें, आप इनका आला ना देखें, आप उनको ना देखें कि वो इशारों की जुबान कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा वो डेफ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं वो इस कंट्री में बहुत मार खा जाते हैं जॉब्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से एंड ऑल दैट, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से। तो मैंने देखा कि दूसरी स्कूलों में मैंने वॉलंटरी काम भी किया हुआ है कि इनकी पढ़ाई जो इनकी जो है माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो अप टू मार्क नहीं है। जो ये डेफ जो है बड़े इंटेलिजेंट है, इनका जो इंटेलेक्ट और ज़हनी जो तबीयत है वो कभी भी उजागर की नहीं जाती है, उसको वही रोट लर्निंग सिखाया जाता है, वही सिलेबस पढ़ा जाता है। तो इसलिए आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई सेड इफ मेरा वो खुद का स्कूल हो और शैल आई एंड वी हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स वर्किंग विद डेफ फॉर मेनी इयर्स। हमने एडल्ट डेफ के साथ भी बहुत काम किया, बच्चों के साथ भी किया है, स्कूल लेवल पे भी किया है। तो दैट्स व्हाई वी थॉट वी शुड हैव माय ओन स्कूल वेयर वी कैन टीच देम आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक। अच्छा लैला, आप इतना अजीम काम कर रही हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, चेयरमैन हैं आप डेफ स्कूल की, तो डेफिनेटली ये बताएं कि ये जो साइन लैंग्वेज है जी, ये आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। इवन ये मैं आपकी एक बुक यहाँ पर थी तो थोड़ी देर पहले मैं इसको देख रही थी, तो बिलीव मी मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मतलब यानी कि ये किस तरीके से क्या ट्रिक है कि ये समझ आ जाए और ये याद रह जाए, क्योंकि ये तो पूरी आपकी लाइफ है और तमाम बातों के इशारे हैं, तो उनको याद रखना और फिर उनके साथ में प्ले करना, उनके साथ पूरी लाइफ गुजारना कितना मुश्किल होता है ये सारा कुछ? हमारे लिए मुश्किल है, हाँ, डेफ के लिए नहीं। हाँ, डेफ के लिए नहीं। डेफ की तो ये पैदाइशी जुबान है, हाँ। इट्स फर्स्ट लैंग्वेज इंटरनेशनली। जहाँ पे भी आप जाएंगे एवरी कंट्री है उनकी इशारों की जुबान होती है, हर मुल्क में तो वो इशारों की जुबान होती है, अपनी वो मुख्तलिफ होती है। हाँ। लेकिन जब भी डेफ से मिलेंगे कहीं भी, जहाँ वो किसी भी कंट्री में जाए तो इमीडिएटली राब्ता कायम हो सकता है, बिकॉज उनकी इशारों की जुबान है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज। तो वो उनकी लैंग्वेज है, लेकिन रिफाइंड नहीं होती है। हाँ, यही चीज़ हाफ होती है। जो रिफाइनमेंट लाने के लिए इसलिए हमने इदारा खोला है, हमने स्कूल खोला है कि हम इनको मुकम्मल जुबान में पढ़ाएं, मुकम्मल जुबान में उनको बात करना भी सिखाएं। क्योंकि अगर इशारों की जुबान वो कहेंगे आप नाम क्या, तो उसके अंदर वर्ब्स नहीं होंगे, वो हाफ होगा। आपका नाम क्या है, उधर से मुकम्मल जुमला, उसके अंदर पूरा ग्रामर आ जाता है। तो ये डेफ की जुबान में नहीं है और अमूमन स्कूल से पढ़ाते भी नहीं है। तो इसलिए वी हैव डेवलप्ड ग्रामर एंड वी टीच आवर चिल्ड्रन, हमारे स्कूल में मुकम्मल जुबान में बात करना। तो ये बहुत मुश्किल काम हमारे लिए है, उनके लिए आसान है। लैला, बहुत फख्र है हमें आप पर, क्योंकि आप एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं ऐसे लोगों के लिए और उनको क्वालिटी के एजुकेशन दे रही हैं। जी, जी, जी। ये बताइएगा कि आपकी ये एकेडमी के अंदर क्या तमाम टीचर्स भी डेफ हैं, और अगर वो डेफ नहीं टीचर्स हैं, कुछ और टीचर्स भी आपने साथ में रखे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितने लंबा ये प्रोसेस होता है? डेफिनेटली वी नो कि लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बट स्टिल कोई एक कोर्स होता है स्पेसिफिकली जिसके थ्रू आप टीच करते हैं? जी, हमारे स्कूल में 24 टीचर्स हैं, उसमें से 9 जो है वो डेफ है, मेल एंड फीमेल दोनों। वो इंडिपेंडेंटली अपना सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, प्लस क्लासेस हैंडल कर रहे हैं। उनको हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाई हमारी हियरिंग टीचर्स के साथ। हमारे स्कूल में सब मास्टर्स है स्कूल्स में, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। तो उनको भी इशारों की ज़बान एवरी फ्राइडे को अपडेट करते रहते हैं कि नए नए इशारे आते हैं, तो नई नई लैंग्वेज इनको सीखनी पड़ती है। तो डेफ को ऑन गोइंग प्रोसेस ये है
प्लानिंग कैसे करना, प्लानिंग कैसे लिखना, एग्जीक्यूट कैसे करना, तो ये हमारी हियरिंग टीचर्स है जो उनको सिखाती है. सही. तो एज ए सेड कि एज अ कोर्स, it's not as a course कि हम इनमें stop कर दें. They're always learning, they're always learning and evolving. Evolve करना इंसान की खुसूसियत है कि अगर आप evolve ना करें, आगे ना जाएं, तो फिर stagnant हो जाए, तो फिर आपका brain भी सो जाता है. तो ब्रेन को डेवलप करना, उसमें वो जज्बा पैदा करना कि आपको सीखना है, आपको आगे जाना है, और टीचर्स ऑफ द डेफ इनको कहलाना एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है. So how many deaf people come into your school or administration, or what are their dreams? स्कूल में हमारे पास we started the school with 4 children and 5 teachers. 12 साल पहले. अभी माशाल्लाह 12 साल में हमने किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी तक बना लिया. तो हमारे पास 160 तो कांस्टेंट नंबर होता ही होता है. और डेफ एजुकेशन में आप क्लासरूम में ज्यादा बच्चे नहीं ला सकते. मैक्सिमम 12 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि 1-to-1 पढ़ाया जाता है. तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में तो हियरिंग पीपल है, जैसे शैला इज द प्रिंसिपल एंड वी हैव अ वाइस प्रिंसिपल आल्सो. आई एम देयर as the support whenever I come, because I founded the school. I come in. As a professional, I am a professional. My specialty is in sports as well as education. Right. So I come, I supervise. We have a lot of administration work which we do. When बच्चे तो आते हैं, हम इनको मार्च में एडमिशन देते हैं, फिर हमारा एडमिशन बंद नहीं होता है. It's an open door policy. जहाँ पे we are the only school in Pakistan, we have an open door policy. We do not deny education to any deserving child. Oh, that's जो भी हमारे स्कूल में आता है, हम इनको वेलकम करते हैं, इनकी असेसमेंट करते हैं, फिर हम इनको प्लेसमेंट करते हैं. Is it free of course? No, we do not give free tailing because पेरेंट्स को वो एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि इनकी जिम्मेदारी है. अच्छा ठीक है. अच्छा लैला, एक चीज आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि साइन लैंग्वेज जो है वो एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है. डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी रेशो है वो बच्चे जो कि डेफ हैं, और उनकी एजुकेशन के लिए जैसे कि आप काम करेंगे ये बहुत अहम और जरूरी भी है. लेकिन क्योंकि ये एक रेशो हमारे पाकिस्तान में है, आपको नहीं लगता कि साइन लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए ताकि ये लोग किसी महरूमी का शिकार ना हो, आम लोग भी इनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें अगर उनको ये लैंग्वेज आती हो? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है. अभी रिसेंटली परसों में, लास्ट वीक मैंने देखा कि वो लोग विरसा जो है लाहौर में लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की लैंग्वेज. आई रेड थ्रू एवरीथिंग, और उसमें कहीं पे साइन लैंग्वेज का जिक्र ही नहीं है. फिर आई वर्क सो हार्ड, इधर उधर सब जगह फोन किया कि भाई लोग फिर का नंबर दो, हु इज डूइंग इट, हु इज इन चार्ज. फाइनली वी फाउंड द पीपल हु आर डूइंग इट. एंड जब भी मैंने उनको कहा कि आपको पता है कि ये डेफ लोगों पाकिस्तान में रहते हैं और इनकी ये मुकम्मल जबान है, ये डेफ लोगों की जो साइन लैंग्वेज है, इट इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान में उसको नेशनल स्टेटस नहीं मिला है. एक्सक्यूज मी. सो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक मुकाम मिले, साइन लैंग्वेज को भी एक स्टेटस मिले, क्योंकि बाकी की दुनिया में इनको एक्नॉलेज किया गया है. तो दैट लैंग्वेज इज बीन एक्नॉलेज. काफी ऐसे मुल्क है दुनिया में जो नेशनल स्टेटस इन लोगों को मिल जाए, साइन लैंग्वेज को भी रजिस्टर किया जाए. बट इस सिलसिले में आज न्यूज हो या दीगर सारे चैनल्स हो, इस सिलसिले में इस चीज को तो हाईलाइट करते ही रहते हैं, बल्कि हमारा जो एक सरकारी टीवी चैनल है उससे भी इस चीज को काफी हाईलाइट किया गया है. और अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ बुक्स हैं और चार्ट्स भी हैं. तो सबसे पहले अनम जो है वो ये इस वक्त मेरे पास चार्ट है नेशनल एंथम का, जो कि साइन लैंग्वेज में है. और जब मैं इसको देख रही थी ये बहुत मुश्किल भी लग रहा था मुझे, लेकिन हम ये आपको सुनवाएंगे भी इस वक्त नेशनल एंथम साइन लैंग्वेज में किस तरह से. आइए देखते हैं.
آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سائن لینگویج میں آج ہم نے اپنا قومی ترانہ آپ کو سنوایا بھی اور دکھایا بھی, اور دیٹ واز سو آسم. میں اتنا زیادہ پیٹریوٹک فیل کر رہی ہوں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈسیبل ہے, ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیف ہے. یہ معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا لیلا, جہاں پر ہم سائن لینگویج کی بات کر رہے ہیں, شروع سے میں انٹرو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج, اور اس کو رجسٹر کرنے کے لیے بہت سارے ادارے ہم سمیت کام کر رہے ہیں. اس میں ایک آڈیو لاجسٹ سسٹم بھی ہوتا ہے اور دیگر بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پڑھانے کے اور سکھانے کے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کو پڑھانے کی طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے 3 ویز جاتے ہیں. ٹھیک, 3 طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. اس کو ٹوٹل کمیونیکیشن کہتے ہیں, مکمل زبان میں ٹوٹل کمیونیکیشن کہتے ہیں. جو ہماری ٹیچرز ان کو پڑھاتی ہیں وہ ان کے ساتھ بولتی بھی ہے, اچھا لکھتی بھی ہے, اور جیسچرز بھی کرتی ہے. ایک ہی وقت پہ صحیح بولتی ہے, لکھا ہوا وہ دکھاتی ہے, اور جیسچرز کرتی ہے. جو جس کے پاس ریزیڈیول اسپیچ ہے, جو بچہ تھوڑا بہت بول سکتا ہے, وہ ٹیچرز کی لپ ریڈ کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے, پلس اشارے بھی دیکھ رہا ہے. تو جو کانسیپٹ ان کا جو کلیئر ہونا ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جو 3 وے اگر آپ اپنائیں ان کو پڑھانے کے لیے, تو جا کے آپ ان کو پڑھا صحیح کانسیپٹ آپ ان کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے میں ہم پڑھاتے ہیں. یہ ہر اسکول میں نہیں ہوتا ہے, ہم نے اس کو اس طرح ہم نے لیا ہے. تو ماشاءاللہ 12 سال میں ہمارے ریزلٹس have been brilliant. We've been A+ throughout. میٹرک کے ریزلٹس, انٹر کے ریزلٹس, and BA کے ریزلٹس. They have been very A+ results because the children understand. کوئی روٹ لرننگ نہیں ہے. چلیں جی, زبردست, تھینک یو سو مچ. لیلا, ایک آخر میں ہم جاتے ہوئے آپ سے چاہیں گے کہ کچھ پیغام آپ دے دیں, کچھ پیار بھری زبان, کیونکہ میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی صرف ایک ہی زبان ہے, پیار کی زبان, اور لوگ صرف وہی زبان سمجھتے ہیں. کوئی اچھا سا میسج جاتے جاتے دے دیجیے. میسج میرے لیے ہے کہ ماں باپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معذور بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ایک برڈن آپ کے اوپر آ گیا. وہ تو اللہ میاں کی قدرت ہے, ہم اس کو کوئی نظام چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کو بہتر ضرور کر سکتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ ماں باپ, آپ اگر بچے کو آپ کے گھر میں سماج سے محروم بچہ ہے تو آپ ان کو نگلیکٹ نہ کریں, ان کو ہمارے پاس جلدی سے جلد اسکول میں داخل کریں, تو ہم ان کی پرورش میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور پرورش میں ہم ان کو آگے لا کے سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہمارے پاس بچہ آتا ہے, پیار محبت سے ہم ان کو سکھاتے ہیں. 3 سال سے ہم ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں. تو جو ہے آپ کے گھر میں اگر سماج سے محروم بچہ ہے تو آپ ضرور اس کو ایجوکیشن سے محروم نہ رکھیں, اور ان کو تعلیم ضرور دیں. اور آج کے حوالے سے میں یہ کہوں گی, اگر آپ اس کو پروموٹ کر سکتی ہیں, اشاروں کی زبان کو کچھ مقام دے سکتی ہیں, تو ہم آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے. نہیں, یہ ہمارا فرض ہے, بالکل ہمارا فرض. یہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ بھی آپ ہم کو موقع دیں, ہم آپ کے ساتھ ادھر اسٹوڈیو میں ہوں گے. تو جو نیوز اپڈیٹس ہے وہ بھی ہم بچوں کو بتا سکے نا. اتنی پوری تعداد ہمارے پاس ڈیف کی ہے جو آپ کو میڈیا دیکھ رہی ہے, تو ان کو یہ پتا تو چلے کہ یہ کنٹری میں ہو کیا رہا ہے. آج شالا ہمارے ساتھ اسی لیے ہے کہ جو شو ہم کر رہے ہیں تو ڈیف لوگ بھی سمجھ سکے کہ بات ہم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ شالا اینڈ لیلا, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیف اسکول کی چیئرپرسن تھی اور ان کے ساتھ ان کی انسٹرکٹر موجود تھی, اور ان کا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کا بچہ سماج سے محروم ہے تو اس کو نیگلیکٹ نہیں کریں, بلکہ وہ بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے. اور گورنمنٹ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی, کیونکہ اس سلسلے میں ایک کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, پلیز اس کو آسان بنا دیجئے ان تمام لوگوں کے لیے, یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارا معاشرہ قوت سماعی اور گویائی سے محروم لوگوں کو وہ جگہ نہیں دیتا جس کا وہ لوگ حق رکھتے ہیں, لیکن یہ لوگ اپنی محرومیوں کی پرواہ کیے بغیر ہر وہ کام کر دکھاتے ہیں جو کبھی کبھی کسی باصلاحیت شخص کے لیے بھی ممکن نہیں ہوا. ایسا ہی ایک بڑا نام افتخار احمد, جو وقت گویائی سے محروم ہے, لیکن انہوں نے PTV سے نشر ہونے والے پروگرام بولتے ہاتھ سے اپنی شناخت بنائی. گڈ مارننگ آج کی ٹیم نے افتخار احمد اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام ریحانہ افتخار ہے اور ان کا نام سید افتخار احمد ہے, اور شادی کو ہمارے کم از کم 52 ایئرز ہو گئے. کہتے میں نے جال ڈالا تھا, مچھلی آ گئی. کہہ رہے یہ نارمل تھی, میں ڈیف تھا, مگر مشکل تھا, مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھ سے شادی کر لے گی.
कहते नॉर्मल लोग होते थे जो हम लोग इकट्ठे निकलते थे, लोग हंसते थे, एक किस्म का एक उनके लिए एक मजाक था कि भाई ये डेफ है। और मेरा नहीं किसी को पता चलता था कि मैं डेफ हूँ या नॉर्मल हूँ, हर बंदा ये समझता कि मैं भी शायद डेफ हूँ, क्योंकि जाहिर है कि जब ये खड़े होकर बात कर रहे होते थे तो मुझे भी डेफ की बात डेफ समझते थे। कह रहे फिर उसके बाद जब मैंने बड़ी मेरी जिंदगी में बड़ी चीजें जब देखी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बोलते हाथ शुरू किया। मेहनत करने से तो कहते हैं ना कि फल मिल जाता है, मेहनत बड़ी की हम लोगों ने, बड़ी भाग दौड़ की, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हो गए इसमें। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारा एक फक्त प्रोग्राम था, हमारा एक बोलते हाथ प्रोग्राम था, मगर ये है कि देखें अब कितने चैनल हैं, बेइंतहा चैनल हैं, मगर अफसोस इस चीज़ पे होता है कि भी एक चैनल था वो जो हमारा प्रोग्राम दिखाते थे। कह रहे अब तो इतने ज़्यादा चैनल हैं, इनको चाहिए कि कम से कम एक प्रोग्राम का शुरू करना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए। साइन इन्होंने सिखाए मुझे रोजाना डेली, क्योंकि इंटरप्रेटर बीच में कोई ना कोई होता था, या इनकी अम्मी होती थी या भाई होते थे या बहनें होती थी, कोई ना कोई होता था। और मैंने ये सीखा, कोई 6 मंथ में मैंने सीख लिए थे साइन। और ये है कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी डिसेबल के साथ रह रही हूँ या मेरी कोई प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कि मैं आम नॉर्मल लोगों की तरह ना मेरी लाइफ है। कह रही हर जगह मेरे साथ होती थी, ऑफिसों में मैं इनके साथ जाती थी, शॉप पे मैं इनके साथ जाती थी। मतलब है कि जितने भी काम है एडवर्टाइजिंग का, डिजाइनिंग का, पेंटिंग का, जो भी है सारा इनके साथ जाके करना है, ऑफिस जाना है। बच्चियाँ थी, बेटियाँ थी मेरी 4। तो ये है कि उनका भी यही था कि वो मेरा ख्याल 3 साल में लोगों ने साइंस सीखने शुरू कर दिए थे बच्चियों ने। अगर लाइट जो है ना बंद हो जाए ना, फिर हम साइन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है वही सिलसिला। कह रहे बड़ा मुश्किल होता है ना इनके लिए। अब ये है कि अंदर कमरे में चले जाते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है बाहर कोई गेस्ट आ जाए कुछ है, अब मैं इनको बुला नहीं सकती क्योंकि लॉक दरवाजा होता है। कौन सा तरीका बुलाने का, कोई तरीका नहीं। फिर वो क्या करते हैं कि लाइट ऑन ऑफ करती हूँ मैं। नहीं तो एक दफा तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये लड़का मेरा ख्याल नीचे गया हुआ था या कहीं गया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि बेध्यानी में दरवाजा बंद कर दिया, चाबी में लेके नहीं गई। अब मैं खड़ी हुई हूँ, या अल्लाह ऊपर से नीचे आई खड़ी हूँ। अब ये सो रहे हैं अंदर, फिर मोबाइल के ऊपर भी हम कोशिश करते रहे कि मोबाइल के ऊपर मैसेज भी कर रहे हैं, जरा मगर सो रहे थे। इनकी आंख पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि वॉशरूम में ये गए, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, खांसी है ये क्या हुआ। एकदम ये उठे, उठ के एकदम इन्होंने जब देखा ना बाहर की तरफ से, देखा मोबाइल के ऊपर मैसेज आया, मैंने एकदम आया बाहर तो देखा हम लोग खड़े रहे, फिर जाके कहीं दरवाजा खुला। कहते बहुत सी मैंने बीवियां देखी हैं कि बहुत ज्यादा सड़ी अलसी होती हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला नहीं करना, दोस्त क्यों आ रहे, ये क्यों आ रहा है। कहते मेरे घर में जब देखो दोस्तों की भरमार होती है। हाँ, तो कहते मुझे कोई मतलब कभी तंग नहीं किया कि मुझे कभी ये हो। मैं कहती नहीं भाई, अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है तो कोई नहीं है, और भी 4 बंदे खा लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये बात कर रही थी और किस तरीके से इशारों की लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में ये बात कर रहे थे। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि मदिया इफ्तिखार को आप जानती होंगी। ये उनके पेरेंट्स हैं और इनकी बेटी जो है बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, वो ड्रामों में भी काम करती हैं। और कभी हम मदिया से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या फील होता है। अच्छा, ये जो दरवाजा बंद कर रहे हो खोलने वाली बात मैंने अक्सर घरों में देखा है कि उन्होंने बेल के साथ लाइट लगाई हुई होती है, तो लाइट के थ्रू पता चलता है कि दरवाजे पे कोई आया, कोई आया। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सी बातें हो रही हैं, तो आज की तारीख भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज के दिन यानी 22 फरवरी को 1935 में व्हाइट हाउस के ऊपर से हवाई जहाज की परवाज पर पाबंदी लगा दी गई थी। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया जाता है। व्हाइट हाउस के ऊपर से किसी भी किस्म के हवाई जहाज की परवाज पर पाबंदी आयद है। ये पाबंदी 22 फरवरी 1935 को उस वक्त के सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने आयद की थी, लेकिन उस वक्त ये पाबंदी आयद करने की वजह सिक्योरिटी खदशात नहीं थे, बल्कि सदर रोजवेल्ट का कहना था कि जहाज गुजरने से उनकी नींद में खलल पड़ता है। ताहम ये पाबंदी आज तक आयद है। अब इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात हैं। तो यहाँ पढ़ लेंगे हम एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। एक दूसरे का सहारा बनने वाले निघत और ताहिर से
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर शामिल करेंगे एक ताजा खबर। लोरालई में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर देसी साख्ता 23 बमों को नाकारा बना दिया। एफसी लिविज और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जबरदस्त अहम खबर से आपको आगाह करेंगे लोरालई से, जहां दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई है। बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर देसी साख्ता 23 बमों को नाकारा बना दिया है। एफसी लिविज और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या बात की जाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रॉकिंग है। जबरदस्त जनाब, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं आज बोलती जबानों की। तो आओ चुप की जबान में ना सिर्फ इतनी बातें करें कि थक जाएं। कहते हैं जज्बे बुलंद हो तो कोई आंधी कोई तूफान हिम्मत को तोड़ नहीं सकता। लफ्ज सहारा ना बन पाए तो पूरा वजूद बोलने लगता है। समातों और जबान ने जब निगते और ताहिर का साथ ना दिया तो चुप की जबान में उन्होंने वो बातें की जो बेशुमार बाज़बान अफराद के लिए मशअले राह बन गई। आइए इनकी कहानी इनके बोलते हाथों की जबानी सुनते हैं। मैं स्कूल जाती थी तो मैंने सोचा कि मैं डेफ म्यूट हूँ तो क्या हुआ, पर मुझे काम करने का बहुत शौक था, मेहनत करने का बहुत शौक था। मैंने पढ़ा लिखा। शादी के बाद जब मैं घर में बोर हो रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं सैलून स्टार्ट करूँ। मैं बोल सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए हैं। लोग ने बहुत बोला कि आप बोल सुन नहीं सकती तो काम नहीं कर सकती, पर अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, तो मैंने उससे काम स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बिल्कुल ज़्यादा दी, मुझे बहुत सपोर्ट किया और बोला कोई बात नहीं, आप काम करो। और सारे लोग करते हैं ऐसे, आप भी करो। नॉर्मली आपके हाथ, आपका दिल है, आपकी जो मर्जी आप करो। मेरा नाम ताहिर है, मैं सिविल एविएशन का मुलाजिम। हम दोनों काम करते हैं। इनको पॉलर के काम को बहुत शौक था तो मैंने उनको इजाज़त दे दी। मेरी 4 बेटे हैं, सब 2 लफ्ज़ सुन सकती है। निगहत मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। हम बोल सुन नहीं सकते तो क्या हुआ, जो भी प्रॉब्लम है लोगों में वो लोग उसे अपनी ताकत बनाए, सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा गरीबी ये सब कुछ मायने नहीं रखता, बस इंसान को खुश रहना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। क्लाइंट्स आती थी, वो कहती थी, मुझे समझाने में बहुत उनको डिफ़िकल्ट होता था। वो बोलती थी ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। मैंने जो है उनको बहुत सेटिस्फाई किया अपने काम से बहुत। फिर वो प्राइजेस का पूछती थी तो मैंने लिख के कैलकुलेटर्स वगैरह पर उनको डिफ़ाइन करती थी कि इतने प्राइजेस हैं और ये वो। फिर ऐसे मैंने बहुत कम चीज़ से बहुत मेहनत करके स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ लड़कियों को, स्टाफ को रखा, फिर उनको भी सिखाई साइन लैंग्वेज। फिर इस तरीके से जो है मुझे थोड़ी आसानी हुई बात करने में, क्लाइंट से भी इंटरेक्शन में। फिर मैंने एक अपना सैलून खोला और मैं अकेली, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने अपने साथ एक लड़की अपनी असिस्टेंट रखी जो बोल सुन सकती थी, तो वो मुझे डिफाइन कर देती थी, उसको भी साइन लैंग्वेज आती थी। तो इस तरीके से आगे बढ़े और अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी कोई परेशानी नहीं है। परेशानियाँ होती हैं लेकिन इंसान प्रैक्टिस करे, मेहनत करे तो सही हो जाता है। बोल सुन सकते तो क्या हो, अफसोस होने के बाद नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, मेहनत करें, दिल अच्छा, दिमाग अच्छा, इंसान खुश रहे, स्माइल करते रहे। और सब, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पंजाबी के बच्चे, पंजाबी उनको खुद गॉड गिफ्ट आते हैं, जैसे पश्तो जो बोलते हैं उनको आती है। अब जो मेरे बच्चे हैं उनको गॉड गिफ्टेड साइन लैंग्वेज आती है। हम बहुत खुश हैं और वो बिल्कुल हमसे सही से बात कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बच्चों को मैं देखती हूँ, मुझसे इशारों में बात करें, मैंने कभी सिखाई नहीं। कोई भी उनको परेशानी होती है वो मुझे बताते हैं, वो देख देख के सब सीख गए हैं। मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बात कर रहे हैं मुझसे। और कितना ज़बरदस्त पैकेज है, देखिए कितनी ज़बरदस्त ब्राइड्स बना रही हैं और कोई कमी महसूस नहीं हो रही कि कोई डेफ है, किसी को बात समझ में नहीं आ रही है या क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बड़े ही बासलाहियत और बाहिम्मत ये लोग होते हैं और कहते हैं कि खुदा अगर किसी से एक चीज़ ले लेता है तो उसको और बड़ी सी बहुत सी सलाहियतें जो है वो दे देता है। और हमने देखा कि इस पैकेज में भी वो किस तरह से काम कर रहे हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई कमी उनमें जो है वो फील नहीं होती। बिल्कुल वही जो मैं शुरू में बात करी थी, वही लैला करी थी कि आप उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। यू नेवर नो कि हाउ इंटेलिजेंट दे आर। खैर अब कुछ भूख लगना शुरू हो गई है और झटपट रेसिपी के लिए मैं हमेशा देखती हूँ अनम की तरफ। तो आज हमारे पास बन रहा है जनाब फ्राइड पोटैटो सैंडविचेस, जो कि बड़े ही लजीज लग रहे हैं मुझे। आप भी देखिए फिर बताइए।
آپ نے دیکھا کس طرح سے فرائڈ پوٹیٹو سینڈوچز بنائے ہیں. ان کو آپ رول بنا کر بھی کھا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو لوگ آلو پسند کرتے ہیں, پوٹیٹو پسند کرتے ہیں, ان کی تو آج عید ہو گئی. بالکل. گڈ مارننگ. آج میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا, اور جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ. تو گڈ مارننگ. آج ہماری تھیم جو ہے بڑی زبردست ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ بات کر لیتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. اور اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جائے تو گڈ مارننگ آج کی ٹیم سے ایک اور ہماری کو اینکر ہیں اسما, جو کہ گئی ہیں اور دیکھ کر آئی ہیں, خواتین کے حال چال پوچھ کر آئی ہیں, ان کی سوچ دیکھ کر آئی ہیں, اور ایک ڈھابا ہے خاص قسم کا جہاں پر وہ گئی ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا ہے جا کے کہ وہاں پہ خواتین کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو آئیے آپ کو اسما کا یہ پیکج دکھاتے ہیں. جی صبا اور انم, آج میں کراچی کے علاقے ماری پور میں موجود ہوں ایک لیڈیز ڈھابا پہ. جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لیڈیز کے حوالے سے ایک سیٹ اپ ہے, اور اس علاقے کی مناسبت سے یہ ایک مختلف اور ڈیفرنٹ سیٹ اپ لگا ہے. باقی ڈیٹیل کے لیے میرے ساتھ اس سیٹ اپ کی چیئرمین صبیہ شاہ موجود ہیں, اور تفصیلات ان سے جانتے ہیں. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو ڈھابا. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سے گفتگو بھی چلتی رہے گی, اور ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ اس علاقے میں متعارف کروایا ہے جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خواتین کے لیے اتنا اچھا سیٹ اپ. جی صبیہ, ہمیں بتائیے کہ یہاں خواتین کی گرومنگ کیسے ہو رہی ہے, ان کی سکلز کو آپ کیسے اور گروم کر رہی ہیں کہ ان کا ہنر جو ہے وہ باہر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی خواتین بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور لازمی بات ہے کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں, لیکن ساری بات ہے اپورچونیٹیز کی جو انہیں نہیں مل رہی. اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر ایک ایسا سیٹ اپ کیا جائے جس میں بچیاں, خواتین, ان کو ہم تھوڑا موقع دیں کہ ادھر آئیں, ادھر بیٹھیں, ادھر کھیلیں بھی, ادھر پڑھائی بھی کریں, ادھر اسکل بھی سیکھیں, اور ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں. لیڈیز ڈھابا کے لیے آپ نے اسی علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ بات یہ تھی کہ چونکہ اس علاقے میں خواتین کی حالت ظاہر دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ بہت ساری سہولیات کا حصول ممکن نہیں تھا. تو پھر خیال آیا کہ ان کو ایجوکیشن, اسکل اور بہت ساری چیزوں کے بعد اب تھوڑا سا اس طرف بھی لائیں کہ ذرا سا وہ جی سکیں. اچھا, میں بہت سارے بچے بھی دیکھ رہی ہوں, ان بچوں کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ان کو ایجوکیشن, ہیلتھ سے اویئر کرتی ہیں, ان کی مدرس کے ساتھ ساتھ ان پہ آپ کیسے فوکس کرتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا زیادہ فوکس خواتین اور یوتھ ہیں. تو یوتھ پر فوکس اس لیے ہے کہ بچوں کو اگر آپ ابھی سے ہی تھوڑا سا ان کی گرومنگ کر دیں, ان کی لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن پر بات کر لیں, تو یہی بچے بڑے ہو کر تھوڑے سے بہت اچھے مطلب شہری بن سکتے ہیں. جی جی. اور ایسے جو ان علاقوں کے اندر پیس کی جو صورتحال رہی ہے, ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے نا یہ بہت ضروری تھا کہ ابھی سے بچوں پر فوکس کیا جائے. لیڈیز ڈھابا کیوں نام آپ نے چنا؟ اصل میں ڈھابا جو ہے وہ ایک بڑا عام سا اور عوامی لفظ ہے, تو میں نے سوچا کہ چونکہ ہم جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے اگر آپ ہوٹل کا لفظ لکھیں گے تو لوگ بڑا عجیب سا مانیں گے, لیکن اگر آپ ڈھابا لفظ لکھیں گے تو اس سے تصور آتا ہے کہ ایک بڑے ہم عوامی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت لائبریری مجھے نظر آ رہی ہے جہاں پہ بچوں کے حوالے سے بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں, بڑے رائٹرز کی بکس مجھے نظر آ رہی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی تعلیمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی توجہ دی جا رہی ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ فزیکل وائلنس اور بہت سی چیزوں پہ ان کے لیکچر ہوتے ہیں, اور ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ کس طرح وہ ان مشکلات سے باہر نکل سکتی ہیں اور اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہیں, اس معاشرے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمارا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ باہمت خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے. جس طرح یہ پلیٹ فارم خواتین کو سہولتیں میسر کر رہا ہے کہ وہ اپنا ہنر اور اپنا ٹیلنٹ باہر لے آئے, اپنے اس معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. وومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان نے ان کو یہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کی عورت مضبوط ہو, سامنے نظر آئے اس کی صلاحیتیں, وہ اپنے معاشرے میں پورا بھرپور کردار ادا کر سکے, اپنی بہتر پرفارمنس دکھا سکے. ڈیفینیٹلی ان خواتین کو امپاور کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور پاکستان میں بے پناہ خواتین ہیں جن میں بہت سے ٹیلنٹ ہے, پر ضرورت ہے تو صرف انہیں امپاور کرنے کی. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ خواتین بھی ایک ڈھابا رن کر رہی ہیں, اور کتنے ٹیلنٹڈ جو ہے وہ اپنے اس ٹیلنٹ کے ساتھ آگے لے کر چل رہی ہیں, اور بچوں کو بھی جو ہے وہ آگے لے کر چل رہی ہیں. اچھا انم, ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے شہر میں ٹریفک بہت جیم ہے یار. ہاں, ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج ہمارا جو طارق زمین پر تھا
जो हमारे साथ एक आर्टिस्ट था, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट था, वो टाइम पर पहुंच नहीं सका, तो आपको आगे जरूर जो है वो अगले शोज में इनसे मिलवाएंगे। देखिए, फिर हम कहते हैं कि हमारे शहर में ट्रैफिक इतनी जैम होती है, अल्लाह करे कल मैं और अनम भी टाइम से आ जाए और हमारा शो स्टार्ट हो जाए। खैर, गुड मॉर्निंग आज में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की थीम, आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही पसंद करते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छे से शो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।